हेलो एवरीवन। आज से आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन है सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न बुक उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताऊंगी और डिस्क्रिप्शन दूंगी। प्लीज आप सभी हमारे साथ इस चैप्टर को रीड आउट करिए बुक की हेल्प से और हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन इजिली डिफाइन करिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualization, his dream of a world map made up of democratic and social republics, as he called them. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. इसमें बताया गया है कि जो पिक्चर बनी है उसके थ्रू में बताया गया है कि एक वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक स्टेट बनाने की कैसे हमने इमेजिनेशन की, और जो यूरोप और अमेरिका के लोग थे, जो भी सभी एज के वहाँ के मेन और वुमेन थे या किसी भी क्लास के लोग थे, उनके पास एक लंबी ट्रेन थी, उसमें वो मार्च कर रहे थे एज अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the Door of Enlightenment. She bears in one hand and the Charter of the Rights of Man in the other. On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. In Sorio's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flag and national costume. इसमें आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है कि जो वहाँ के लोग हैं वो ग्रुप में इकट्ठा होकर अपने राष्ट्र के लिए अपने राष्ट्र के झंडे को दिखा रहे हैं, जिससे कि उनकी राष्ट्रीयता दिख रही है। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, which by this time were already nation state. France, identified by the revoltantly tricolor, has just reached the statue. She is followed by the people of Germany. यहाँ पे जो 3 रंग का रिवॉल्वेंटी स्टैचू बनाया गया है वो किसको फॉलो करता था? जर्मनी को, जिसमें बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जिसमें उनके पास एक काला, लाल और गोल्ड का झंडा दिखाई देता है। इंटरेस्टिंगली, एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल्स डिडंट येट एग्जिस्ट एट द यूनाइटेड नेशन. The flag they carried is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. इसमें क्या है, जो पिक्चर दिखाई गई है उसमें ये बताया गया है कि जो जर्मन पीपल हैं वो एक यूनाइटेड देश के रूप में नहीं है। जो जर्मन के लोग हैं वो अपना झंडा लिए हुए हैं इस होप में कि उन्हें एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया जाए। Following the German peoples are the people of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रूसिया। इसमें जर्मन लोगों में इन सारे देशों के लोग जर्मन ही कहलाते थे। फ्रॉम द heavens above, saints and angels gave upon the scene. They have been used by the artist symbolize fraternity among the nation of the world. This chapter will deal with many of the issues visualized by Sorio in figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. जो नेशनलिज्म दिखाया गया है इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल जो वहाँ का एक एटमॉस्फेयर थी, वहाँ की जो यूरोप की दुनिया थी, कुछ चेंजमेंट आया। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर ऑफ यूरोप। जो पहले यूरोप में अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे, इस रिवॉल्यूशन की वजह से या नेशनलिज्म की वजह से सब एक यूनियन स्टेट या नेशन स्टेट बन गए। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. इससे कॉन्सेप्ट ये देख के पता चलता है कि जो हमारा मॉडर्न स्टेट था जिसमें सारी पावर जो है कंट्रोल वो आतंकवादी डिफाइन करते थे और काफी समय तक उनका ही राज यूरोप में था। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और
descent. This commonness didn't exist from time immemorial, was forced through struggles, through the actions of leaders एंड द कॉमन पीपल। ये जो है अब उसके बाद जब नेशन स्टेट बन गया, इसमें क्या हुआ, जो सिटीजन जिन नागरिकों की मेजोरिटी के अकॉर्डिंग ये रूल्स बनाए जाते थे और वही रूलर ही नहीं बल्कि वहाँ का डेवलपमेंट जो था, कॉमन आइडेंटिटी और हिस्ट्री जो थी वो सारी सिटीजन्स के अकॉर्डिंग ही बनाई गई। और इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने ये इसलिए हुआ क्योंकि जो वहाँ के सिटीजन थे उन्होंने क्या किया, बहुत संघर्ष किया इसके लिए। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि जो नेशन स्टेट्स हैं और जो राष्ट्रवाद है वो हमारे यहाँ यूरोप में कब आया, 19th सेंचुरी में। नेक्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सबसे पहले क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल-फ्लेज्ड आयरिश स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। जो पहली वाली एक्सप्लेनेशन उससे पता चलता है आपको कि सबसे पहले कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ 1789, फ्रेंच यानी कि फ्रांस में। और वहाँ पे पहले क्या था, जो टेरर स्टेट थे उनमें 1789 में उनका ही रूल चलता था। द पॉलिटिकल एंड constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। इसके बाद जो नेशनलिज्म का एक दौर आया या रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ सभी जगह यूरोप में, तो उससे क्या हुआ, जो फ्रांस में रहने वाले लोग थे उनको उनका एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस आए उनकी लाइफ में और इसकी वजह से उन्हें कई सारे राइट्स मिले। द रिवॉल्यूशन proclaimed that it was the people who would henceforth constitution the nation and shape its destiny। इस रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, तो उनके भविष्य को एक आकार मिला और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान मिला। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूटरीज इंट्रोड्यूस वेरियस measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटियोन, यानी कि जो फादरलैंड और सिटीजन थे उनके बीच में यूनाइटेड कम्युनिटी बनाई गई जिससे कि उनको संविधान में इक्वल राइट्स दिए जा सके। आ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्री कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रिनेम द नेशनल असेंबली। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ फ्रांस में उनका एक नया झंडा स्थापित किया जिसमें 3 कलर का होता था वो झंडा। और इसकी जगह पे जो पहले उनके राजाओं का या फिर किंग्स का एक चला आ रहा था साम्राज्य, उसकी जगह पे ये झंडा जो है उन्होंने अपनाया। और जो उस स्टेट का जनरल होता था वो उस देश के नागरिकों द्वारा इलेक्ट किया जाता था, यानी चुनाव के अकॉर्डिंग। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, oaths taken and martyrs commemorated, all in the centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens with its territory। इसके बाद उनको जो उनकी जो टेरिटरी होती थी उसमें कई सारे संविधान बनाए गए नागरिकों के लिए और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की स्थापना की गई। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measures were adopted। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ के जो मैनेजमेंट में हमारे इलेक्टेड वोटर्स होते थे उनके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम डिसाइड किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation। जो पेरिस में लिखी और बोली जाती थी फ्रेंच लैंग्वेज, उसे ही कॉमन लैंग्वेज उस देश का बनाया गया। The revolutions further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism। In other words, to help other peoples of Europe टू बिकम नेशंस। इसके बाद जो वहाँ पे जो भी रिवॉल्यूशन होते गए उसकी वजह से जो फ्रेंच थे उन्हें उनके नेशन को स्टेबलाइज्ड करने के लिए या डेवलप करने के लिए एक शेप मिलता चला गया और उसकी वजह से वहाँ जो रहने वाले लोग थे यूरोप के वो राष्ट्रवादी हो गए। When the news of the event in French reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs। Their activities and campaign prepared the way for the French armies which moved in Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790। जब इस तरह की खबरें फ्रांस से होते हुए ये सारी खबरें यूरोप के और भी कई सारे शहरों में फैली, तो वहाँ उन शहरों के जो स्टूडेंट और बाकी सारे लोग होते थे जो मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लब्स की स्थापना शुरू करी और उन्होंने उनकी जो कैंपेन और एक्टिविटी उनके द्वारा चलाई गई उसके द्वारा जो फ्रेंच आर्मीज थी वो और भी अन्य शहरों देशों जैसे कि होलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड
और इटली के कई सारे शहरों में धीरे धीरे 1790 तक फैलने लगी। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्टेंटली वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। इसके बाद क्या हुआ, जब धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ती चली गई तो जो रिवॉल्यूशन चल रहा था उसमें जो फ्रेंच आर्मी थी उसने नेशनलिज्म को बढ़ाते हुए उसको पूरे अब्रॉड में फैला दिया। नेक्स्ट, with the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. जो फ्रांस में जैसे रिफॉर्मेशन चल रहा था वैसे ही कई सारे अन्य शहरों में, देशों में, यूरोप में ये फैलता चला गया। तो a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. इसके बाद क्या हुआ, जो नेपोलियन था उसने इन सारे रिवॉल्यूशन को देखते हुए जो फ्रांस की डेमोक्रेसी थी उसको डेवलप करने के लिए और डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए उसने कई सारे रेशनल और ऐड किए और इफिशियंस ऐड किए। The Civil Code of 1804, usually known as the Napoleon Code, did away with all privileges based on birth, stabilized equality before the law and secured the right to property. इसके बाद कई सारे राइट्स बनाए जो सबके लिए इक्वल होते थे प्रॉपर्टी के सिक्योर करने के लिए, या कई सारे ऐसे लॉ बनाए गए। This code was exported to the regions under French control in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. इटली, जर्मनी और डच में, स्विट्जरलैंड में इस लॉ को अडॉप्ट किया गया। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues in the towns to guild restrictions were removed, transport and communication system were improved, peasant, artisan, workers and new businessmen। इसके बाद इस लॉ के बनने से क्या हुआ, सबको इक्वल राइट्स मिलने लगे। इसकी वजह से वहाँ का डेवलपमेंट अच्छे से होने लगा। यहाँ तक कि शहरों के अलावा वहाँ के जो गांव और कस्बे हुआ करते थे वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो पहले से और बेहतर हो गया। जो पीजेंट, आर्टिस्ट, वर्कर होते थे उन्होंने क्या किया, उनको भी इक्वल राइट दिए जाने लगे और उन्होंने न्यू फाउंड फ्रीडम को बहुत एंजॉय किया। बिजनेसमैन इन स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पार्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मीजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन टू अनदर। इसके बाद वो जहाँ के छोटे मोटे व्यापारी हुआ करते थे जो कुछ सामान बेचते थे उन्होंने क्या किया, उन्हें भी यूनिफॉर्म लॉ फॉलो करना पड़ा, जिसकी वजह से आराम से जो करेंसी हुआ करती थी उसको गुड्स और कैपिटल में एक्सचेंज कर सकते थे एक दूसरे से। हाउएवर इन द एरियाज कनकर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज होलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलन एंड वॉर्सो। द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिनर्स ऑफ लिबर्टी। इसके बाद जो फ्रेंच आर्मी थी इन सारे रूल्स को बनने की वजह से वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी उन्होंने फ्रेंच रूल को मिक्स्ड किया और वहाँ की जो आर्मी थी उसको सपोर्ट किया और भी कई सारे देशों में जैसे कि होलैंड, स्विट्जरलैंड और वहाँ की जो कई सारी सिटीज़ थी जैसे कि ब्रुसेल्स, मेज, मिलान एंड वार्शा। But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement didn't go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription, and the French armies required to conquer the rest of Europe all seems to outweigh an advantage of the administrative changes. इसके बाद क्या हुआ, enthusiasm वहाँ का hostility में बदलता चला गया। वहाँ के लोगों को arrangements जो थे वो सीधे उनके हाथ में न होकर political freedom के साथ मिलने लगे। वहाँ का taxation बढ़ा दिया गया और यूरोप में कई सारी और भी फैसिलिटीज और एडवांटेज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के कारण दी जाने लगी। सेकंड है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बनाया गया? इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट। अगर हम 18th सेंचुरी का मैप देखते हैं यूरोप का, उसमें हम पाएंगे कि नेशन स्टेट वहाँ पे कोई नहीं था, सभी अलग अलग साम्राज्यों में छोटे छोटे स्टेट बटे हुए। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज एंड कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। सभी के पास जो रूलर थे उनके पास अलग अलग अपनी टेरिटरीज होती थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स। दे डिडंट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। वो जो थे आपस में अपना कल्चर और कलेक्टिविटी नहीं शेयर करते थे, अपनी आइडेंटिटी नहीं शेयर करते थे। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग्ड टू डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स। इसके बाद जो उनकी अलग अलग भाषाएं थी अपनी ही अलग अलग भाषाओं में बोलते थे
और अलग अलग ग्रुप्स में रहते थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर Austria Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. It includes the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. जैसे कुछ देश यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें क्या जर्मन बोली जाती थी. It also include the Italian speaking provinces of Lombardy and Ventia. Lombardy और Ventia में क्या है, वहाँ पे इटालियन बोलने वाले लोग. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects. इसके अलावा जो हंगरी के लोग थे, वहाँ पे आधी ज्यादा आबादी जो वहाँ की थी वो मैगियर बोलती थी और कुछ लोग वहाँ के कई सारे और डायलेक्ट्स बोलते थे. In Galicia, the artist Kroppe spoke Polish. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people, Bohemians and Sloaks of the north, Slovens in Karelia, Croats of the south, and Romanists to the east in Transylvania. Such differences didn't easily promote a sense of political unity. इसके बाद इन सारे डिफरेंसेस को देखते हुए ये पता चलता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी किसी भी स्टेट में नहीं थी. सब अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग ग्रुप में रहते थे. नेक्स्ट, this the aristocracy and the new middle class. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also townhouses. They spoke French for purposes of diplomacy in a high society. जो कॉमन मिडिल क्लास लोग होते थे वो अपनी अपनी भाषा में बोलते थे, लेकिन जब उन्हें हाई सोसाइटी में या डिप्लोमेसी में जाना होता था, कोई काम होता था, तो वो फ्रेंच बोलते थे. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of a peasantry. The west, the bulk of the land was formed by tenants and small owners, while in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates. यहाँ पे सभी का अलग अलग रहन सहन था, सभी अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें लाते थे, क्योंकि उन्हें लॉ, उनका जो स्टेट था एक यूनियन नेशन नहीं बन पाया था. इस वजह से सब अलग अलग अपनी अवधारणाओं के अकॉर्डिंग रहते थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे. In Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. के बाद जो वहाँ के वेस्टर्न और यूरोप, सेंट्रल यूरोप के पार्ट थे, वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था उसका ग्रोथ टाउन में डिपेंड करता था. जो कॉमर्शियल क्लास के लोग वो प्रोडक्शन को मार्केट के लिए रखते थे. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in French and past of German state, it occurred only during the 19th century. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण था वो इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हो चुका था, लेकिन फ्रांस और उसके पार्ट्स में, जर्मन में ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ. इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग इन अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन businessmen, professionals. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. और जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के जो बिजनेसमैन थे वहाँ पे इनकी संख्या बहुत कम थी. इस वजह से ये वहाँ पे डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी के लास्ट में काफ़ी देर में हुआ. It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of artistic privilege gained popularity. इस वजह से क्या हुआ, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नेशनल यूनिटी वजह से फेमस हो गए, एजुकेटेड भी थे और उनका डेवलपमेंट जल्दी हो सका.